हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना। क्या रिवाइज कर रहे थे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो और इसको लगाने का प्रयास करो आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। सर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है? नो सर। देखो ध्यान से। बाकी बच्चे बताइए, क्या आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो ठीक है, मैं इस चीज को अब बताता हूँ कि ये कैसे होगा, है ना। मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए लिखा हुआ है बच्चों, समीकरण 2x+8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, इसको सॉल्व करना है तो ऐसे लिख लो। अब यहां से 2x का मान क्या आएगा? -8 आएगा। इसलिए बच्चों x का मान क्या आएगा? -8/2। x बराबर -4। ठीक है। x का मान क्या आ गया? -4 आ गया। तो अगर आपको इसको एक चरों वाले, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में दिखाना है तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा? देखो बेटा, इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। नंबर लाइन बना दो इस प्रकार से। ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, बढ़ता चला जाएगा। इधर की तरफ आओ, -1, -2, -3, -4, है ना बच्चों। इस प्रकार से होगा। बताओ, इतना आप सभी को समझ में आ गया? सर दोबारा। तो अब क्या होगा कि आपको, है ना, आपको क्या करना है, x बराबर -4 को दिखाना है। तो x बराबर -4 जानते हो कहाँ पे होगा? देखो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखो। देखो यहाँ पे होगा, ये है x बराबर -4। ठीक है, तो यही आपका क्या है? ज्यामितीय निरूपण है बच्चों। ज्यामितीय निरूपण। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो आप सभी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। या तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये कैसे हुआ? देखो हमने क्या किया, हमने पहले जो सवाल दिया था उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। जैसे कि देखो सवाल था क्या? सवाल था 2x+8 = 0। तो यहां से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या आया? x का मान -4 आया। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा पर हम लोग नंबर्स को, संख्याओं को लिख देते हैं। तो जब आप संख्याओं को लिख देंगे तो एक तो होगा 1 2 3 4 5,
जो कि दाएं तरफ से बढ़ता चला जाएगा। दूसरा होगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने देखा कि यार आंसर तो -4 आ रहा था, तो इसीलिए देखो -4 को यहाँ पे हमने डॉटेड बना दिया। यहाँ पे देखो ग्रीन था, अब देखो ब्लैक हो गया होगा। अपनी स्क्रीन पर देखो बेटा, ब्लैक। यही इसका क्या है, ज्यामितीय निरूपण है। बस इतना सा बात है। समझ में आया आप सभी को? ओके। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे लिखा गया जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो। आपने देखा था ना अभी को x की वैल्यू -4 आई थी। तो बेटा मान लेते हैं कि अगर इसको दो चरों वाले में डिनोट करना है तब कैसे करेंगे? दो चरों वालों के लिए यानी फॉर टू वेरिएबल्स क्या करेंगे, इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे बच्चों। क्योंकि x बराबर -4 याद करो, ये होता था x अक्ष, ये होता है y अक्ष। तो ये क्या होगा बेटा, ये भी x अक्ष है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है ना, ऋणात्मक है, निगेटिव x अक्ष। और ये नीचे जाओगे तो ये माइनस का y एक्सिस। समझे बात को? ये चीज है ना। कंफ्यूजन ना हो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया इसको। क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो ध्यान से देखना, हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, देखना 1, 2, 3, 4। अब यहां से एक लाइन गुजार दो बस। यही जो ब्लू कलर से जो मैंने लाइन बनाया, इसी का नाम होगा x बराबर -4, जो कि आपको ज्यामितीय निरूपण करना था। और ये ज्यामितीय निरूपण ही है। क्या आप सभी को समझ में आ गया ये भी? ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है ग्राफ बनाना, ग्राफ। ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है ग्राफ बनाना बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, चलो। तो आपने देख लिया कि अगर एक चर रहेगा तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, अगर अगर दो चर वाले के लिए पूछ लिया गया तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और मैंने आपको ये सिखा भी दिया है। ओके बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हम लोग समरी की बात करने वाले हैं अब। समरी, समरी क्या होता है? जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग समरी में पढ़ते हैं। तो वही काम करने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाला जो चैप्टर वो खत्म हो गया, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो पढ़ा जाए। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि अगर कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो बेटा अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका जो समीकरण होता है ना, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहां पे x और y क्या है, चर है बच्चों, चर। a b और c क्या है, अचर है।
आया बात आपको समझ में? यस सर। बढ़िया। देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं कोई रैखिक समीकरण लिख दिया गया ना इस प्रकार से, तो इसके कितने हल होंगे आपको मालूम है? इस रैखिक समीकरण के कितने हल? इस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? तो बेटा आपका उत्तर होना चाहिए अनंत हल। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने करवाया था आपको, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना? इन्फिनिटी, मेनी, गुड गुड। हेलो हेलो। यस। तो इतना सारे बच्चों को क्लियर है? अगर हाँ तो आई टाइप करिए। ठीक है बच्चों, ओके। मान लेते हैं इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दे दिया गया, या फिर ऐसा पूछा गया कि देखो एक रैखिक समीकरण, देखो मैंने सिखाया भी था 9x प्लस 7y बराबर 63। यह एक क्वेश्चन था, याद करो, और इसका हमें ग्राफ खींचना था। जानते हो कैसा इसका ग्राफ आया था? याद है किसी बच्चे को? इसका ग्राफ ऐसा आया था, देखना मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं जो ग्राफ है, ऐसे आया था। किसी बच्चे को याद है? इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवाया था, याद करो। तो ये जो ग्राफ है जो इस, ठीक है, ओके ओके। अब ध्यान से देखना, वही मैं आपको सर सिखा भी रहा हूँ कि ब्रेक हो रही है। बेटा अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह एक सीधी रेखा बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना, मान लो ये एक एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ यक्स एक्सिस का, यक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो बेटा यक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। क्या होता है? y बराबर 0। किसका समीकरण? यक्स अक्ष का समीकरण। सर समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन, इक्वेशन बोलते हैं।
और अगर आपसे पूछा जाए बताओ वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आप उत्तर क्या दोगे? बताओ बच्चों, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? x इज इक्वल्स टू 0। गुड गुड बच्चों। है ना? x इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है। मान लेते हैं कि अगर x बराबर a, है ना, इस प्रकार से है, x बराबर a, ठीक है, तो ये जिस भी स्ट्रेट लाइन पे ये वैल्यू पुट करोगे, है ना, वह एक स्ट्रेट, रुको देखो इसको मैं ग्राफ से बता देता हूं ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया, समझना मेरी बात, क्योंकि ग्राफ से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इस प्रकार से आपने बनाया और मान लेते हैं इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला आपसे कि चेक करो कि क्या 1, 2 इस ग्राफ पर या इस वाले स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, स्थित होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे चेक करोगे? आप इस वैल्यू को पुट कर देना, इस वैल्यू को रख देना। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। चलो इस वैल्यू को पुट करो, देखो क्या दोनों ही इक्वेशन या दोनों साइड इक्वल हो पा रहे हैं? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करके देखो क्या दोनों साइड बराबर हो पा रहे हैं? तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 9। 8 और 3 होता है 11। अब बताओ बच्चों, ऐसा कभी हो पाया है कि 11 9 के बराबर हो जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ है ना? इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो 1, 2 पॉइंट है, यह इस वाले स्ट्रेट लाइन पर, इस वाले सीधी रेखा पर स्थित ही नहीं है ना? स्थित ही नहीं है। लेकिन क्या होता अगर ये दोनों ही साइड आपस में बराबर हो जाते? तो अगर दोनों साइड आपस में बराबर हो जाते बच्चों, तब वह स्थित होता। अगर दोनों साइड आपस में बराबर हो जाते तो वह पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर स्थित होता। आप सभी समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट बात ये है। दीजिए सर, एक बार सवाल दिखाना। बेटा सवाल नहीं था, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, बस एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है कि अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब वह बिंदु उस पर स्थित होता है। ये चीज आपको सीखनी है ना? अच्छा देखो, अगर y बराबर mx प्रकार का कोई भी एक समीकरण है तो वह हमेशा मूल बिंदु से होकर के जाता है। इस चीज को अगर समझना है तो चलो फिर से ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखो आपसे बोला गया y बराबर mx, ठीक है, तो बस आप इतना सीखो कि यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, और ये एक ऐसी सीधी रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर के जाती है। ठीक है बच्चों, जो कि कहां से जाती है? मूल बिंदु से होकर के जाती है। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण क्या है? तो y बराबर mx। सभी को समझ में आया? अच्छा, मूल बिंदु कहाँ होता है ये भी आप सीख लो जरा सा। देखो बेटा, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ना, ये वाला पॉइंट,
इसी को कहते हैं मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं 0,0। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। आप सभी ये सीख पा रहे हो? यस सर। गुड। ओके बच्चों, देखो सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है ना। इस चीज को आप सीखने का प्रयास करना। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, x+3y बराबर, मान लेते हैं मैंने लिख दिया 7, और मैंने कहा कि चेक करो क्या 4,1 इस सरल रेखा पर स्थित होगा। चेक करो क्या ये 4,1 इस रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे? तो देखो, आप जानते ही होगे कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। तो x का मान x का मान 4 है और y का मान 1 है, तो वैल्यू पुट कर दो आप। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे 7 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 7 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, 7 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 7 आ रहा है। ओके, तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये है बच्चों कि यह जो पॉइंट है ना 4,1, यह इस सरल रेखा पर स्थित है। आप सभी समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, यस सर। ठीक है, उस सरल रेखा पर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी सरल रेखा पर स्थित है, इसका मतलब वह उसका हल है, यानी वह उसका क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। ठीक है, आप सभी सीख पा रहे हो? यस। लक्ष्य के नाम से जो बच्चा है, माइक मत ऑन करो। ओके बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक हम लोगों ने, है ना, चैप्टर नंबर 4 रिवाइज कर लिया। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? तो चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है बच्चों हीरोन का सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर को। बताओ, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई कि हम लोग क्या रिवाइज करने यस वाले हैं? सर। ठीक है, तो अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हेरॉन्स फार्मूला, है ना, हेरॉन का सूत्र। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी से उठा करके देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है बच्चों, तो चलो इस चीज को रिवाइज करते हैं। तो हम लोग सवालों के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज ए बी सी, है ना। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इस प्रकार से है। और इसकी जो भुजाओं की लंबाइयां हैं वो क्रमशः हैं ए, है ना, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी।
ठीक है। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब होता है तीनों ही भुजाओं का योग, यानी कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ गई? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप हो गया स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। ओके। अगर मान लो पूछा जाए कि बताओ इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, सर बाय में 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को दिखाने का तरीका होता है बच्चों स्मॉल एस। इन सब चीजों को आप सीखिए, क्योंकि जब आप इसको सीखे रहोगे तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो अर्ध परिमाप यानी कि स्मॉल एस, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, है ना? आप सभी को इतना समझ में आया? सर अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताया तो बेटा मैंने, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब देखो, तो अब बात आती है सर ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ना? आखिर ये हीरोन का सूत्र क्या होता है सर? तो चलिए सीखा जाए हीरोन का सूत्र। तो हेरोन का सूत्र तब हम प्रयोग करेंगे जब आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों। अगर आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तब आप हेरोन का सूत्र यूज कर सकते हैं, और इसका सूत्र होता है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। इसका सूत्र होता है, पहले रूट बनाना है, ठीक है, रूट में यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बच्चों ये होता है आपका फार्मूला, जो कि क्या है? हीरोन का सूत्र है। कब यूज करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे यस क्या है? तो यस का मतलब ए एस प्लस प्लस बी सी बाई 2। 2 अंश। कोई बच्चा अगर पूछता है कि सर ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं हैं। जो भी आप ओके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं उनकी क्या है? भुजाएं हैं। आप सभी को ये फार्मूला समझ में आ गया? सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान लेते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है ना, समझना मेरी बात को, जिसमें जिसमें दो चीजें बस मालूम है। जिसमें सिर्फ दो चीजें मालूम है, एक त्रिभुज की ऊंचाई और एक त्रिभुज का आधार।
सिर्फ दो चीजें मालूम है, ठीक है। ए है ना, एक बी त्रिभुज का ऊंचाई और दूसरा क्या, त्रिभुज का आधार। तब इसका आधा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 आधार को b लिख सकते हैं और ऊंचाई को h लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका एक सूत्र होता है क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अभी फार्मूला आपको क्लियर है कि इसका प्रयोग कब करेंगे और उसका प्रयोग कब करेंगे? ओके। सर ये आपने बी एच क्यों लिखा है? बी और एच इसलिए लिखा है क्योंकि बी का मतलब होता है बेस, है ना, जो कि इंग्लिश में, ठीक है, मतलब बेस है और हिंदी में आधार है। एच का मतलब होता है हाइट, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ये डिनोट करने का तरीका है बस। तो चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ प्रश्न आएंगे, उनको सॉल्व करिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। दिखाओ सर, आया तो नहीं? आ गया। बच्चों पोल में आंसर करिए इसका, पोल में, ठीक है, पोल में आंसर करिए। माइक मत ऑन करिए, ठीक है। सर बताओ। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। यस यस यस, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। चलो चैट बॉक्स ऑन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। याद करो कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका जो अर्ध परिमाप होगा वो होगा क्या, ए प्लस बी प्लस c/2। यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आंसर डी वाला गुड करेक्ट, इवनिंग सर। ठीक है, डी वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सबको क्लियर है? ओके बच्चों, ठीक है, तो डी वाला आंसर करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका उत्तर उत्तर दो, ठीक है। तो हमने चैट बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया, ठीक है। आप सभी इसका उत्तर दो पोल में। मैंने चैट बंद किया है, ठीक है।
सर ये कैसे करना है, एक बार थोड़ा सा हिंट देना। देखो यहाँ पे त्रिभुज का आधार दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी कोई मैंने एक फार्मूला सिखाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। उसी को यूज करो और दिए गए मानों को रखो, आपको ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है। ओके सर। सर हम्म, बताइए। चलो बच्चों, हम चैट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चैट में इसका उत्तर दो। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ध्यान से देखो। एक त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी। चलो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, जो कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसका आधार मालूम है, यानी इसका b मालूम है 10 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी मालूम है। याद करो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान रख दो 30, बी का मान रख दो 10। तो 10 को कट करोगे बेटा 2 से तो 5 आएगा, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है h बराबर 30/5, यानी कि 6 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा। आप सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात। चलो यह क्वेश्चन लगाओ और इसका उत्तर दो। हम चैट बंद कर रहे हैं बच्चों और पोल ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, तब जाके आंसर आएगा। ये एक लाइन में इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। आप पहले प्रयास करिए और तब इसका उत्तर करिए पोल में। करना क्या है आपको? तो आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है।
इसको आप हेरॉन्स फार्मूला के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। हेरॉन्स फार्मूला से लगाइए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर थोड़ा हिंट देना। बेटा हिंट यही है कि आप हेरोन वाला फार्मूला लगाइए, उसी के माध्यम से लगेगा, ठीक है। त्रिभुज का बच्चों उत्तर करो। अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट में। सर एक सेकेंड, सॉल्व हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा हेरोन वाला फार्मूला लगाएगा उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बड़े इजीली। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यस निकालिए, अब फिर दिए गए मानों को रख दीजिए, बस। सर मेरा निकल गया सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो बच्चों इसका उत्तर दो आप लोग चैट में। सर 1 सेकेंड। ठीक है, गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक। इस प्रकार से एक त्रिभुज है और इसकी एक भुजा 40 सेंटीमीटर, एक भुजा 32 सेंटीमीटर और एक भुजा 24 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक, अब मेरी बात को समझना। आपको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो आप निकाल लीजिए पहले यस। यस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान रखिए 40, बी का मान 24, प्लस सी का मान, 24 प्लस 3 ठीक है। 2 इसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? एस 96 आएगा। और सर इनसे बोल दो कि ये म्यूट हो जाए, ये बार बार बोल रहे हैं बीच में। यस यस, जो बच्चा माइक ऑन कर रहा है माइक बंद रखो अपना, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी? 48 आएगी कि नहीं आएगी? आप सभी बताओ, कितना सभी सभी का आया है?
ओके, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना आप। तो यस की वैल्यू 48 आ गई, इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? रूट में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू रख दो 48, फिर ब्रैकेट में एस की वैल्यू 48। अब कहोगे सर ए की वैल्यू क्या रखें? याद करो, ए का मतलब साइड ही होता है ना, और साइड तो दे रखा है, क्या दे रखा है? तो 40 24 32। तो इन वैल्यूज को रखना है, यानी ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है? ठीक है, तो ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 32। चलो पुट कर दो। नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है ना? यस सर। तो बस अब इसको रख के सॉल्व करो। 48 में से 40 घटा दो, कितना आता है? 8। 48 में से 24 घटा दो, कितना आता है? 24। और 48 में से 32 घटाओ, कितना आता है? 16। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो बच्चों। इसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है? कोई बताएगा? इसका मल्टीप्लाई कराने पे, सब कुछ मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। 1 4 7 ओके, 4 5 6 गुड। 5 6 ओके, अब इसका रूट निकालने के बाद कितना आ रहा है? 3 384। बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी ये होगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया कि आप लोगों ने उत्तर बताया इसका। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, नहीं आएगा ना अभी? ठीक है, हाँ, यहां से नोट कर सकते हो आप। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। सर दूसरा क्वेश्चन दो। अगर इस क्वेश्चन में किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप, है ना? ओके, गुड। तो आप सभी ने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, अदरवाइज टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, तब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर अभी 5 मिनट